नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हिंदुत्व पर लड़ाई नए अंदाज में सामने आई। जी हां, दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दोनों का संबोधन हुआ और हिंदुत्व पर दोनों के विचार किसी प्रहार से कम नहीं थे। तो ओवैसी ने भी हिंदुत्व पर नए सिरे से हमला किया है। हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही, तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख ने हिंदुत्व का गुणगान किया, हिंदुत्व का आशय समझाया, हिंदुत्व के मूल्य बताए। हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ये संघ का पारंपरिक कार्यक्रम था। दशहरे के दिन संघ प्रमुख का ये संबोधन सालों से होता आ रहा है। संघ की नीति दर्शन संघ प्रमुख देश के सामने रखते हैं। मोहन भागवत ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, देश को हिंदुत्व का मर्म समझाया। लेकिन दशहरे की सुबह भागवत के इस बयान पर दशहरे की शाम उद्धव ठाकरे का जवाब आया। मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार, त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेचं पण थोडंसं मी आणले की हिंदुत्व म्हणजे काय, आणि खरंय काय, त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही, तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत। हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसाढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसाढवळ्या दिसतंय, हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय, तुम्हाला तरी मान्य आहे का? हाँ, हे काय थोतांड नाहीये की मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के, ये झोली बिली है माझी, अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत। जाहिर है हिंदुत्व पर तलवारें तनी हैं। एक तरफ हिंदुत्व के ध्वजवाहक संघ के विचार और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति की अलंबरदार शिवसेना का प्रहार। इस वैचारिक युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। ओवैसी के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदुत्व खतरा है। हिंदुत्व अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति से अलग नहीं है। एनसीपी कांग्रेस ने खुशी खुशी अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को त्याग दिया और आपके साथ आ मिले, लेकिन आप अपने हिंदुत्व से इंच भर नहीं दूर हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई मुद्दों पर बोले, लेकिन विवाद का दायरा हिंदुत्व पर बढ़ा है, क्योंकि यूपी पंजाब जैसे चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना अब भी हिंदुत्व की चैंपियनशिप अपने हाथों से फिसलने देना नहीं चाहती। इसलिए नागपुर से उठी आवाज को मुंबई से जवाब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कभी ये अटकलें लगती है कि भाजपा और शिवसेना अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर भविष्य में साथ में आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज के अपने दशहरा रैली के भाषण में न सिर्फ राज्य के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधकर इन पूरी चर्चाओं को फिलहाल के लिए पूर्ण विराम दे दिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
संघ प्रमुख ने विजयादशमी के मौके पर अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा उठाया। संघ पहले से ही आबादी के असंतुलन का मुद्दा उठाता आया है। दशहरे के दिन संघ के पुराने प्रस्ताव का जिक्र करके भागवत ने सरकार और समाज दोनों से आबादी असंतुलन के मुद्दे पर नीति बनाने की मांग दोहराई। विकासशील देश में कहीं भी जनसंख्या की अधिकता संसाधनों पर हर नागरिक को उसका समान अधिकार देने में बाधा बनती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। संघ बढ़ी जनसंख्या से ज्यादा कुछ खास इलाके में आबादी के असंतुलन के कारण जनसंख्या नीति की मांग करता है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। आरएसएस की दलील है कि असमान प्रजनन दर के कारण सीमा से सटे इलाकों में आबादी का संतुलन बढ़ता है। 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.23% होने की बात संघ कहता है। संघ का कहना है कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में धर्म के आधार पर जनसंख्या का असंतुलन गंभीर हुआ है। इसीलिए एक जनसंख्या नीति जरूरी है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू हो। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सवाल उठता है कि क्या सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी रास्ते पर बढ़ने की तैयारी में है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि संसद के हाल में हुए मानसून सत्र में लोकसभा के भीतर होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने ही जब स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली कोई नीति लाने का विचार कर रही है, क्या 2 बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं, जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं। इतिहास है कभी तो क्या अब आरएसएस की तरफ से फिर अपनी पुरानी मांग को पूरा करने की आवाज उठाई जाती है तो सरकार कोई कदम उठा सकती है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आबादी नियंत्रण की एक नीति जरूरी है, लेकिन लोकसभा में सरकार की मंत्री ही अभी नीति कोई न लाने की 4 वजहें गिनाते हुए कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 हो गई है, यानी महिलाएं औसत अब 2 बच्चों से कम को ही जन्म देना चाहती हैं। दूसरी वजह केंद्र सरकार बताती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत को परिवार नियोजन में किसी तरह का दबाव बनाने से रोकता है। तीसरी वजह के तौर पर सरकार दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कहती है कि अगर जबरदस्ती आबादी कंट्रोल कराने की कोशिश की जाती है तो लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग, भ्रूण हत्या जैसी बेहद शर्मनाक चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। चौथी वजह में सरकार केंद्र की संसद ने खुद कहती है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून प्रावधान प्रजनन दर कम की है। कौन है मोहन भागवत? एक गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष। उनको हम क्यों सुने? कोई भी क्यों सुने? अगर इनको किसी भी विषय में चिंता है, जाकर प्रधानमंत्री से अकेले में बात करें। ये राष्ट्र को संबोधित करने वाले कौन आ गए? भागवत जी देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं रखते हैं? ये आरएसएस का जो मंत्र है ना कि सच्चाई को छिपाकर आप अपनी ही थ्योरी को लागू करना चाहते हैं, ये टारगेट करना चाहते हैं, ये जबरदस्ती करना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं हर मुद्दे पर। तो आगे क्या होगा? संघ की तरफ से 2015 में ही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में आबादी पर समान नीति लागू करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था। सवाल है कि अब सरकार संघ की दिखाई दिशा पर चलते हुए नीति बनाएगी या फिर जागरूकता से ही
आबादी के असंतुलन को संतुलित करना चाहेगी, जैसा दूसरे कई राज्य कर भी रहे हैं। आज तक ब्यूरो।